गर्मियों की एक थकी हुई सांझ थी। सूरज ढल चुका था, लेकिन उसकी तपिश अब भी हवा में अटकी हुई थी। गांव के मोड़ पर पीपल के नीचे हर रोज की तरह आज भी हरिया की चाय की दुकान जमी हुई थी। यहाँ चाय सिर्फ पीने की चीज नहीं थी, यहाँ चाय यादों को खोलती। अरे काका, आज तो आप देर से आए। लगता है सूरज भी आज आपसे पहले घर चला गया। अरे बेटा, बुजुर्ग कहते हैं शाम की चाय जल्दी नहीं पीनी चाहिए, वरना बातों का स्वाद अधूरा रह जाता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं हरिया, जो कप में नहीं उतरती, बस भाप बनकर आंखों में चुभ जाती हैं। भैया, आप फिर वही दार्शनिक मूड में हो। कभी कभी लगता है आप सोते कम हो, सोचते ज्यादा हो। मैं सपने नहीं देखता रोहन, मैं सपनों की आवाज सुनकर लौट आता हूँ और फिर उन्हें चाय में घोल देता हूँ। हंसी की हल्की लहर उठी ही थी कि तभी कच्चे रास्ते से धूल का गुबार उठा। एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे पास आ रहा था, कदम भारी लेकिन आंखों में ठहरा हुआ कोई पुराना अध्याय। अरे पंडित जी, इतने दिनों बाद दर्शन दिए आपने। अब तो तय है, आज तो कोई ना कोई कहानी जरूर खुलेगी। चाय नहीं लूंगा बेटा, आज मैं खुद ही एक उबलती हुई कहानी लेकर आया हूँ। थोड़ी कड़वी, थोड़ी मीठी और पूरी तरह अधूरी। पंडित जी, आपकी कहानियां अक्सर सच और साए के बीच अटक जाती हैं। आज भी वैसा ही कुछ है? नहीं समीर, आज जो बताऊंगा वो कहानी नहीं है, वो जिंदगी है जो मुझसे आज भी जवाब मांगती है। दुकान पर अचानक सन्नाटा उतर आया। चाय की भाप अब किसी और ही आकार में उठ रही थी। पंडित जी की आंखों में वही चमक थी जो सिर्फ तब आती है जब कोई अपनी सबसे सच्ची बात कहने जा रहा हो। बहुत पहले मैं भैरवपुर के स्कूल में अध्यापक था, तभी मेरी जिंदगी में एक नाम था कमला। पंडित जी, ये कमला कौन थी? पंडित जी थोड़ी देर चुप रहे और बोले, वही तो पूरी कहानी है। एक मुलाकात जो पूरी न हो सकी, एक इंतजार जो आज तक भी मेरा पीछा करता है। हवा अब गर्म नहीं लग रही थी। स्टोव की आंच कम हो चुकी थी, पर माहौल में किस्से की आंच तेज हो गई थी। आंखें क्षितिज में कहीं दूर अटक गई थी, जैसे किसी ने अतीत का दरवाजा खोल दिया हो। गांव की राजनीति ने सब कुछ तोड़ दिया। कमला का परिवार एक तरफ, मेरा दूसरी तरफ। एक सुबह ना कोई विदा किया है, ना कोई वादा, बस खाली आंगन और अधूरी बातें। उसकी कमी आंगन में खल रही थी और आंगन मैंने उसका इंतजार किया। कुछ देर के लिए सब चुप हो गए, जैसे कोई पुरानी धुन फिर से गूंज रही हो। हवा अब भी गर्म थी, लेकिन उसकी थपकियां एक गीली सी उदासी ले आईं। पंडित जी, फिर कभी संपर्क हुआ या नहीं हुआ, बताओ। 15 साल बाद एक लाल चिट्ठी आई जिस पर मेरा नाम साफ बड़े अक्षरों में लिखा था, पंडित शिवशंकर। उसमें लिखा था, अगर कभी मीरापुर आओ तो लौट मत जाना। पंडित जी ने जेब से एक मुड़ा हुआ लिफाफा निकाला। समय उसकी स्याही खा चुका था, लेकिन एक कोने पर अब भी साफ लिखा था कि उसे हाल ही में मेरे बारे में किसी से जानकारी मिली कि मैं भैरवपुर अध्यापक हूँ। कैसे उसकी शादी एक शराबी से हुई थी, कैसे उसका पति उसे छोड़ गया और अब वह अकेली रहती है। पर उसने यह नहीं लिखा कि मुझसे क्या चाहती थी, सिर्फ यह कि अगर कभी मीरापुर आओ तो लौट मत जाना। फिर आगे? मैं कई बार जाने ही वाला था, लेकिन डरता रहा और हाथ में वही पत्र था। दिल में पुरानी यादें रास्ते भर, दिमाग में वही पुरानी मुलाकातें घूमती रही। और फिर एक दिन चला गया। रात में गए थे क्या? पता चला कि मीरापुर गांव तक अब कोई साधन नहीं मिलता। शाम के बाद एक ही रास्ता है जो श्मशान से होकर जाता। अब सबकी आंखें चौकन्नी हो गईं।
माहौल एकदम बदल गया था। चाय की दुकान जैसे सिकुड़ सी गई हो, हवा थम सी गई। हाँ, पहले ही उस दुकानदार ने बताया था कि रात में उस जगह से जाना ठीक नहीं। लोगों का कहना था कि उस जगह पर अजीब अजीब आवाजें आती है, जैसे किसी ने आपको आवाज देके बुला रहा हो। डर नहीं लगा? बरगद के नीचे मुझे वो दिखी वही साड़ी, वही आंखें और वही हमारी पुरानी यादें, लेकिन उसमें जीवन नहीं था। पंडित जी, वो कमला थी। हाँ, और तभी किसी ने पीछे से मुझे रोका। उसका मामा था। उसने बताया कमला 2 साल पहले मर चुकी थी और आज उसकी बरसी थी। किसी ने सांस भी नहीं ली और सनसनाट हवा चल रही थी। मैं लौट आया, लेकिन जो वहाँ छूट गया वो आज भी मेरी कहानियों में भटकता है। दुकान फिर से दिखने लगी। केतली उबल रही थी, लेकिन किसी के हाथ कप की ओर नहीं बढ़े। कुछ कहानियां चाय से नहीं उतरती, वो सीधे दिल में बस जाती हैं। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां रास्ता इंसान बनाता है, लेकिन मंजिल कोई और तय करता है। ये कहानी किसी किताब की नहीं है। ये कहानी है उन कदमों की जो आगे तो बढ़ते हैं पर वापस लौटते नहीं। मेरा बेटा कहाँ है? ये कहकर जंगल में एक हंसी गूंजी। वो आदमी जमीन पर गिर गया और उसके प्राण चले गए। ये कहानी है लाल घाटी की। आज की कहानी आपको डराएगी नहीं, बल्कि धीरे धीरे आपके दिमाग में जहर की तरह उतर जाएगी। और अंत में आप खुद से पूछेंगे, आखिर वो सवाल क्यों पूछती है? तो दोस्तों, हेडफोन लगा लीजिए, लाइट बंद कर दीजिए और चलिए एक ऐसे सफर पर जहां जवाब देना ही मौत है। राजपुर और सेमरापाट, 2 छोटे कस्बे जिनके बीच में पड़ता है एक घना जंगल और गहरी घाटियां। इस रास्ते को लोग कहते हैं लाल घाटी। नाम इसलिए नहीं पड़ा कि वहां मिट्टी लाल है, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां से गुजरने वालों की कहानियां खून से लिखी गई हैं। शाम ढलते ही कोई भी इस रास्ते से नहीं गुजरता। आज फिर घाटी से कोई वापस नहीं आया। नाम मत ले उस जगह का, उसका नाम सुनते ही दिल बैठ जाता है। सुना है, वो फिर दिखी है लाल कपड़ों में। तीनों चुप हो गए। हवा में अजीब सी ठंडक थी। उसी वक्त राजपुर की ओर से एक बाइक आती दिखाई दी। उस पर सवार थे निखिल और करण, दोनों बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर। नया ट्रांसफर, नई जगह और अनजान खतरा। भाई करण, ये इलाका कुछ ज्यादा ही सूना नहीं लग रहा? अरे यार, तू भी ना, हर नई जगह डरावनी लगती है। बाइक आकर चाय की टपरी के पास रुकी। चाचा, सेमरापाट जाने का रास्ता यही है ना? तीनों बूढ़े एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तुम लोग नए लगते हो यहाँ पर। जी, आज ही ट्रांसफर हुआ है। तो सुन लो, लाल घाटी से दिन ढलने के बाद कोई नहीं जाता। क्यों चाचा, ऐसा क्या है वहाँ? वहां एक औरत है जो एक ही सवाल पूछती है। कौन सा सवाल? वो पूछती है, मेरा बेटा कहाँ है? अगर जवाब पसंद नहीं आया तो इंसान सुबह तक जिंदा नहीं रहता। निखिल और करण के रोंगटे खड़े हो गए। चाचा, हम मजबूर हैं। लाइन टूट गई है, ठीक करना जरूरी है। तो एक बात याद रखना, अगर वो औरत दिखे तो रुकना मत, पीछे मुड़कर मत देखना। और अगर वो पूछे तो कहना, वो आ रहा है मेरे पीछे। बाइक आगे बढ़ी। जैसे ही वो लाल घाटी में दाखिल हुए, हवा बदल गई, पेड़ झुक गए, जंगल की आवाजें अचानक खामोश हो गईं। करण, यहाँ मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं है। बस अपन काम करके फटाफट लौट चलते हैं। थोड़ी दूर आगे एक जली हुई जीप दिखाई दी, जैसे किसी ने उसे सालों पहले आग के हवाले कर दिया हो। ये गाड़ी अभी तक यहाँ क्यों पड़ी है? मत सोच भाई, चल आगे। तभी जंगल के बीच एक हंसी गूंजी, पतली, खींची हुई, मानो किसी ने हड्डियों से आवाज निकाली हो।
अचानक बाइक बंद हो गई और सामने एक औरत खड़ी थी। फटे लाल कपड़े, मिट्टी से सना चेहरा और खाली आंखें। मेरा बेटा कहाँ है? निखिल का गला सूख गया। उसे चाय वाले की बात याद आई। वो मेरे पीछे आ रहा है। छोड़, लेकिन आज छोड़ देती हूँ। वो हवा में घुल गई। बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। दोनों जान बचाकर भागे। सेमरा पाट पहुंचकर उन्होंने काम निपटाया, लेकिन डर अभी भी साथ था। गांव के एक आदमी ने बताया कि बाबा हरिहर का घर गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना घर है। वहीं रहते हैं बाबा हरिहर। आखिरी घर में उन्हें मिले बाबा हरिहर। बाबा, वो औरत कौन है? तुमने उसका सवाल सुना? हाँ जी, सुना था। आपको कैसे पता? तो सुनो, 20 साल पहले इसी घाटी में एक बस खाई में गिरी थी। उसमें एक माँ अपने बेटे के साथ सफर कर रही थी। बेटा जिंदा बच गया, माँ नहीं। बाबा की आंखें भर आईं। माँ की आत्मा अब भी उसी घाटी में भटकती है। वो हर मुसाफिर से अपने बेटे को खोजती है। अगली सुबह निखिल और करण राजपुर लौट आए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक छोटे से गांव का नाम था धनपुर। ये गांव बहुत पुराना था। कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और चारों तरफ खेत। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था, इतना बड़ा कि उसकी छाया आधे गांव तक फैलती थी। दिन में वो पेड़ आम लगता था, लोग उसके नीचे बैठते, बातें करते, लेकिन शाम ढलते ही कोई भी उसके पास नहीं जाता था। गांव के लोग उसे कहते थे वो पीपल। एक शाम तीनों स्कूल से लौट रहे थे। सूरज ढलने ही वाला था। बुजुर्ग कहते थे, सूरज ढलने के बाद पीपल के नीचे रुकना मौत को बुलाना है। कोई साफ साफ कारण नहीं बताता था, बस इतना कहते थे वहां कोई रहता है। बच्चों को सख्त मना था कि शाम के बाद उस रास्ते से भी ना गुजरें। अरे बच्चों, उधर मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं है। इतना डर क्यों लगता है सबको इस पेड़ से? मोहित, धीरे बोल, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। कुछ तो है यहाँ, वरना सब यूं ही नहीं डरते। अचानक हवा चलने लगी, पीपल के पत्ते हिलने लगे। ये अपने आप कैसे हिल रहे हैं? शायद हवा चल रही होगी। मत जाओ। उस रात आर्यन को नींद नहीं आई। उसे बार बार पीपल की तरफ देखने का मन हो रहा था। आर्यन। पीपल के नीचे। उस रात पीपल के पेड़ के नीचे एक साया खड़ा था, बिल्कुल स्थिर। सुबह आंगन में आर्यन और उसकी दादी खटिया पर बैठ के पीपल की पुरानी बात बता रही थी। उसकी गलती बस इतनी थी कि वो अकेली थी। बहुत साल पहले एक औरत को इसी पीपल के नीचे छोड़ दिया गया था। उसकी गलती बस इतनी थी कि वो अकेली थी। मोहित ने सबको उकसाया, आज रात वहीं चलेंगे। पायल ने मना किया, ये बहुत गलत है, लेकिन डर के साथ साथ जिज्ञासा भी थी। आखिर तय हुआ, आज रात पीपल के नीचे जाएंगे। रात के 12 बजे तीनों पीपल के नीचे खड़े थे। ये निशान, ये कैसे? मुझे क्यों छोड़ा गया? बच्चे भूत से डर के भागने लगे, लेकिन रास्ता हर बार पीपल के पास ही आ जाता। दूर से मंत्रों का जाप करती हुई दादी हाथ में दिया लेकर आ रही थी। अब बहुत हो गया, इन बच्चों को छोड़ दो। मुझे बदला नहीं चाहिए, बस याद रखा जाए। डर भूत से नहीं था। गांव वालों ने अपनी गलती मानी। उस दिन के बाद पीपल फिर से शांत हो गया। जो गलत को भूल जाते हैं, उन्हें डर याद दिलाने आता है।